दोस्तों, आज की कहानी उन 3 सालों की है जब लोग तेजी से गायब हो रहे थे और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आखिरकार जब सच्चाई सबके सामने आई तो वो किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। लेकिन कहानी में जाने से पहले अगर आपको अजीब, अंधेरी और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं जो कहानी के अंदाज में सुनाई जाती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं यही करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। बारह जनवरी 1765 की सुबह सुबह 12 साल का एक लड़का जिसका नाम था जैक पॉलिन अचानक अपनी नींद से जाग उठा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ है और उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसने अपना सर झटका ताकि अभी अभी देखे हुए डरावने सपने को अपने दिमाग से निकाल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। बस उसी सपने का खौफ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसके सपने में कोई चीज उसका पीछा कर रही थी और वो उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन जो भी वो चीज थी, वो डरावना जानवर हर कदम पर और करीब आता जा रहा था। और जब आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया, तभी जैक की नींद खुल गई। जैक ने अपना चेहरा छुआ और उसे एहसास हुआ कि वो रो रहा था। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए ताकि उसके भाई बहन उसे रोते हुए ना देख लें। जैक अपने परिवार के 8 बच्चों में सबसे बड़ा था। सबके सब एक ही छोटे से कमरे में सोते थे, भूसे भरे हुए गद्दों पर, अपने छोटे से घर में जो फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में ज़ेवोदान प्रांत में था। जैक ने चारों तरफ देखा, ये पक्का करने के लिए कि उसका कोई भाई बहन जागा तो नहीं है और उन्होंने उसे इस हालत में तो नहीं देख लिया। जब उसने देखा कि सब गहरी नींद में सोए हुए थे तो उसने राहत की सांस ली। गांव के लगभग सभी लोग जैक का मजाक उड़ाते थे, उसे डरपोक और कायर कहते थे। जैक को यह बहुत चुभता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि यह बात शायद सच भी है। कुछ महीने पहले ही जैक एक छोटे लड़के से लड़ाई में हार गया था और फिर वही सबके सामने रो पड़ा था। पूरे गांव ने यह देखा था। उसके बाद गांव के बच्चे उसे वेट चिकन कहकर बुलाने लगे। यहां तक कि उसके भाई बहन भी उसी नाम से उसे चिढ़ाने लगे, और इसी वजह से जैक हमेशा शर्मिंदा महसूस करता था। गांव के बड़े भी उसकी मदद नहीं करते थे। उनके लिए जैक एक बोझ जैसा था। फ्रांस के उस हिस्से में सर्दियां बहुत खतरनाक होती थी। हर साल कई लोग ठंड से मारे जाते थे और गर्मियों में बीमारियां फैलती थीं जो बाकी बचे लोगों को भी ले जाती थी। तो कुल मिलाकर जहां जैक रहता था वहां बस वही टिकता था जो मजबूत हो। ज्यादातर बच्चे बचपन पार ही नहीं कर पाते थे जब तक कि वो अपने माता पिता की तरह सख्त और मजबूत ना हो। लेकिन जैक वैसा नहीं था। वो बहुत शांत और नरम दिल का था, फिर भी किसी तरह अब तक जिंदा था। जैक को कभी ताकतवर या झगड़ालू बनने की इच्छा ही नहीं होती थी। वो तो अपने चाचा की तरह पादरी बनना चाहता था, लेकिन उसके चाचा बहुत दूर रहते थे, इसलिए उनसे मिलना और उनसे सीखना बहुत मुश्किल था। फिर भी जब भी मौका मिलता, जैक अपने चाचा के साथ किताबें पढ़ता, उनसे बातें करता, धर्म और जीवन के बारे में सीखता। उन पलों में जैक को लगता मानो वो अपने गांव की तकलीफों से दूर किसी और दुनिया में पहुंच गया है, एक ऐसी जिंदगी में जिसकी वो हमेशा चाह रखता था। शांत, सुकून भरी और किताबों में डूबी जिंदगी। लेकिन अंदर से जैक जानता था कि वो इस छोटे बेरहम गांव से कभी नहीं निकल पाएगा, जहां लोग उसे बाहरी मानते थे, कमजोर मानते थे। अभी तक सूरज उगा भी नहीं था, लेकिन जैक अपने बिस्तर पर बैठा था। उसे फिर से नींद नहीं आ रही थी।
अंधेरे और सन्नाटे में बैठा जैक सोचने लगा कि आज दिन में उसे क्या क्या करना है, और हमेशा की तरह उसे डर लगने लगा। फिर वो लेट गया, आंखें खुली रखी और यूं ही पड़ा रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। तभी उसका 8 साल का छोटा भाई जॉन करवट लेकर बोला, अरे वेट चिकन, उठो, आज भेड़ों के साथ जाने की हमारी बारी है। जैक ने उसे गुस्से से देखा, हल्के से धक्का दिया, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। वो कभी किसी को जोर से नहीं धकेलता था, चाहे कोई भी उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे। दोनों बिस्तर से उठे, रोटी और चीज के कुछ टुकड़े खाए और घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर निकले, जैक ने देखा आज गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। आजकल लोग बिना जरूरत के घर से निकलते ही नहीं थे। जैक और जॉन अपने घर से निकलकर मिट्टी की सड़क पर चलते हुए भेड़ों के बाड़े तक पहुंचे। दोनों ने बाड़ा खोला और अपनी लाठियों से भेड़ों को बाहर सड़क पर ले आए। भेड़ें मिमियाते हुए आपस में टकरा रही थी और दोनों भाई उन्हें लाइन में लगाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब भेड़ों को समझ आ गया कि उन्हें जंगल की तरफ जाना है, तो वो अपने आप कतार में चलने लगी, जैसे रास्ता उन्हें याद हो। जब सब भेड़ें लय में चलने लगी, जैक और जॉन उनके पीछे पीछे शांत होकर चलने लगे। चलते चलते दोनों हर कुछ देर में चारों तरफ देखते रहते, आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे किसी खतरे को टटोल रहे हों, क्योंकि उन्हें पता था वहां बाहर कुछ था। कई महीनों से फ्रांस के इसी ज़ेवोदान प्रांत में बच्चे गायब हो रहे थे। बच्चे खेतों में जाते या जानवरों को चराने जाते और फिर कभी वापस नहीं लौटते, और अगर कभी मिलते भी तो उनके शरीर बुरी तरह फटे चीथड़े हाल में बहुत दूर किसी और जगह पर मिलते। इन हमलों की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी, 30 जून 1764 को। उसी तारीख को 14 साल की एक लड़की, जो जैक के एक दोस्त की बहन थी, अचानक गायब हो गई थी। वो अपने मवेशियों के साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसी दिन शाम को वो अपने घर के पास के खेत में मिली। उसका शरीर आधा खाया हुआ था। ये वाकई बहुत दुखद था, लेकिन उस वक्त तक कोई और हमला नहीं हुआ था, इसलिए किसी ने इसे बड़ी बात नहीं माना। लोगों ने सोचा शायद किसी भेड़िए ने हमला किया होगा। ऐसा पहले भी हुआ था, क्योंकि उस दौर में बच्चों को ही मवेशियों की देखभाल करनी पड़ती थी, और अक्सर भेड़िए मवेशियों को मारने की फिराक में बच्चों पर भी हमला कर देते थे। जैक और जॉन अब अपनी भेड़ों के साथ जा रहे थे, तो सोचिए, ये बहुत छोटे बच्चे थे। अगर कोई भेड़िया उन पर टूट पड़ता तो उनके अंदर उससे लड़ने की ताकत तक नहीं थी। लेकिन उस 14 साल की लड़की की मौत के 5 हफ्ते बाद 2 और किशोर बच्चे खेतों में मरे पाए गए। उनके शरीर भी वैसे ही टुकड़ों में बटे हुए थे। और सच कहें तो ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे गर्मी के बाद पतझड़ आई, वैसे वैसे बच्चे और ज़्यादा गायब होने लगे और बाद में खेतों में मिलते, आधे फटे हुए, आधे खाए हुए। जैसे जैसे हमले बढ़ते गए, लोगों के मन में सवाल उठने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये कोई भेड़िया नहीं हो सकता। पहली बात, भेड़िए यूं लगातार इंसानों को नहीं मारते, वो इंसानी शिकारी नहीं होते। और दूसरी बात, अगर भेड़िया होता तो वो शरीर ऐसे फाड़ कर छोड़ता नहीं, कम से कम उसका मांस तो खाता। तो 1765 की जनवरी की उस सुबह तक, जब जैक और जॉन भेड़ों को लेकर निकले थे, मरने वालों की संख्या दर्जनों तक पहुंच चुकी थी। फ्रांस के लोग अब उस चीज को नाम देने लगे थे, द बीस्ट ऑफ ज़ेवोदान। उस राक्षस की कहानियां पूरे फ्रांस के अखबारों में छपने लगी थी। दक्षिणी फ्रांस के हर कोने से लोग झुंड बनाकर जंगलों की ओर निकलते, उस दैत्य को ढूंढने और मारने के लिए। लेकिन हर बार वो खाली हाथ लौट आते। कभी कभी कोई शिकारी किसी बड़े भेड़िए को मार देता और घोषणा करता कि उसने ज़ेवोदान के दैत्य को मार गिराया है, लेकिन तब भी हमले जारी रहते।
इससे साफ था वो कोई भेड़िया नहीं था। हमले बढ़ते गए और धीरे धीरे दक्षिणी फ्रांस में साल भर चलने वाले मेले और उत्सव सब बंद हो गए। लोग अब अपने घर से निकलने से भी डरने लगे थे। जैक के गांव जैसे इलाकों में तो लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे जब तक कोई मजबूरी ना हो। सब ज़ेवोदान के दैत्य से डरे हुए थे। लेकिन जैक और जॉन का परिवार अपने पशुओं पर निर्भर था। भेड़ों का चरना जरूरी था। इसलिए उस जनवरी की सुबह चाहे डर जितना भी हो, दोनों को बाहर निकलना ही था। भेड़ें ही उनका जीवन थी और उन्हें चराना उनकी मजबूरी थी। अगर आप आज की कहानी का मजा ले रहे हैं तो मेरे पास एक खास खबर है। सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ में आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, या मुझे और सपोर्ट करने के लिए आप सुपर चैट भी कर सकते हैं, या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, लाइक और हाइप करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं। उसी दिन जब जैक और जॉन अपनी भेड़ों के पीछे चलते हुए जंगल की ओर जा रहे थे, वो एक जगह रुक गए और पीछे मुड़कर अपने गांव की तरफ देखा। उन्होंने देखा 5 और बच्चे उनकी ओर आ रहे थे और उनके साथ भेड़ों के 2 झुंड और थे। जब से ज़ेवोदान का दैत्य सामने आया था, जैक और जॉन भेड़ों को चराने अकेले नहीं जाते थे। ये 5 बच्चे भी उनके साथ अपनी भेड़ों को चराने निकलते थे। उनका मानना था कि जितना बड़ा समूह होगा उतनी ज़्यादा सुरक्षा होगी। जैसे जैसे वो 5 बच्चे पास आए, जैक ने देखा कि उनमें से एक लंबा दुबला लाल बालों वाला लड़का था। वही लड़का जिसने कुछ दिन पहले पूरे गांव के सामने जैक को पीटा था और जैक रो पड़ा था और फिर सबने उसका मजाक उड़ाया था। जैक ने उसे देखा और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उस लड़के ने भी जैक को देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए अपने हाथ पंखों की तरह फड़फड़ाने लगा, जैसे मुर्गी उड़ा रहा हो। लेकिन जब सब बच्चे और भेड़ें एक जगह आ गई तो सब अचानक चुप हो गए, क्योंकि कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। सब ज़ेवोदान के दैत्य से डरे हुए थे। वो सब साथ में सिर्फ इसलिए थे ताकि कम से कम एक दूसरे की मौजूदगी उन्हें थोड़ा सुरक्षित रख सके। तो सबने बस चुपचाप चलना जारी रखा और सभी बच्चे और भेड़े मिट्टी की पगडंडी पर चलते रहे। आखिरकार वो बड़े जंगल के किनारे पहुंच गए, जिसके पार एक खुला मैदान था जहां भेड़ें चरती थीं। जैसे ही वो पेड़ों के बीच दाखिल हुए, वहां अंधेरा और सन्नाटा गहराने लगा। बहुत अजीब सा माहौल था। तभी जॉन ने जैक का कंधा खींचा और बोला, एक कहानी सुनाओ ना। जॉन भी डरा हुआ था, बाकी बच्चे भी डरे हुए थे। सबको लगा अगर जैक कहानी सुनाएगा तो शायद डर थोड़ा कम लगे। जैक ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया। यह काम उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वो एक बहुत अच्छा कहानीकार था, बिल्कुल मेरी तरह। शायद उसकी एकमात्र ताकत यही थी। जॉन ने जैसे ही कहा, तब तक बच्चे और भेड़े लगभग जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। जैक कहानी शुरू करने ही वाला था कि भेड़ें जंगल से निकलकर उस बड़े खुले मैदान में पहुंच गईं, जो जंगल के बीचों बीच था। भेड़ें जैसे जैसे खुली जगह में फैलने लगी, जैक रुक गया और बाकी बच्चे उसके पीछे खड़े हो गए। जैक ने मैदान के पार एक दलदली जगह की ओर इशारा किया, जो एक पहाड़ी के नीचे थी, और अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, वो जो दलदल के बीच बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, उन्हें देख रहे हो? उनमें से जो सबसे बड़ा पत्थर है वो असल में पत्थर नहीं है, वो एक दरवाज़ा है। अगर तुम उस पत्थर को हटाओगे तो नीचे एक दूसरा संसार खुलता है। वो दरवाज़ा किसी और दुनिया में जाने का रास्ता है। जैक ने दलदल के नीचे बसे एक रहस्यमय किंगडम की कहानी सुनानी शुरू की। वो एक पत्थर के सहारे बैठ गया और अपना चेहरा भेड़ों की तरफ कर लिया। बाकी बच्चे भी उसके चारों ओर बैठ गए। उसका भाई जॉन उसके पीछे दाएं हाथ की तरफ बैठा था। जैक कहानी में इतना डूब गया कि उसे आसपास क्या हो रहा है इस बात की कोई फिक्र नहीं रही। ना उसने इधर उधर देखा, ना बाकी बच्चों ने। सब पूरी तरह कहानी में खोए हुए थे, जैसे आप लोग खोए हुए हैं।
यहां तक कि वो लाल बालों वाला लड़का भी जिसने जैक को पीटा था, ऊपर से तो वो बेपरवाह दिख रहा था, लेकिन वो भी कहानी में खो गया था। वो बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था कि उस पत्थर के नीचे बसे जादुई किंगडम में क्या चल रहा है। आखिर में जब जैक अपनी कहानी के उस हिस्से पर पहुंचा जहां एक दुष्ट दैत्य जो दलदल के नीचे के किंगडम को सताता था, वो उस जादुई दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि दरवाजे में ही फंस जाता है और फिर वो किंगडम को कभी नहीं सताता और सब खुशी खुशी जीने लगते हैं। जब जैक कहानी के इस मोड़ पर पहुंचा ही था और सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, अचानक दो बातें लगभग साथ साथ हुई। पहली बात, कहानी सुनाते हुए जैक के कानों ने पीछे से आती एक आवाज पकड़ी, सूखी टहनियों के टूटने की आवाज, जैसे कोई चीज पेड़ों के नीचे की जमीन पर चल रही हो। और दूसरी बात, वो लाल बालों वाला लड़का अचानक बिना कुछ कहे खड़ा हुआ और पूरी ताकत से मैदान की तरफ भागने लगा। पहले जैक को लगा शायद वो बदतमीजी कर रहा है, कहानी के बीच उठकर जा रहा है ताकि सबका ध्यान टूट जाए, लेकिन तभी जैक को पीछे से एक सड़ी हुई भयानक गंध आने लगी। जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल जम गया। उसका भाई जॉन जो उसके दाईं तरफ बैठा था अब वहां नहीं था। जहां वो बैठा था वहां बस उसकी लाठी जमीन पर पड़ी थी। जैक कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि उसने देखा क्या है। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसका भाई उसकी नजर से ओझल कैसे हो गया, वो भी बिना कोई आवाज किए। इससे पहले जैक कुछ करता, बाकी बच्चे चीखने लगे और उसके पीछे की पहाड़ी की ओर इशारा करने लगे। जैक ने पलटकर देखा और डर से उसका गला सूख गया। वहां 12 फुट लंबा, बालों से ढका एक राक्षस खड़ा था। वो एक विशाल भेड़िए जैसा था, लेकिन अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा था। उसकी हड्डियां ऐसे बाहर निकली हुई थीं जैसे उसकी त्वचा उन्हें संभाल ना पा रही हो। उसका शरीर टेढ़ा था, बहुत अजीब सा था। वो जानवर भारी कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और उसकी बाहों में था जॉन, जो चीख रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दैत्य की पकड़ से बच नहीं पा रहा था। जैक ने उसे पहचान लिया। यही था द बीस्ट ऑफ ज़ेवोदान और वो उसके भाई को मारने जा रहा था। जैक के दिमाग में बस एक बात आई, यहां से भागो और छिप जाओ। बाकी बच्चे भी ऐसा ही कर रहे थे, सब अपनी जान बचाने को भाग रहे थे। जॉन की किसी को भी फिक्र नहीं थी। जैक भी जानता था उसे भागना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसके अंदर से आवाज आ रही थी, अपने भाई को बचाना है। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, चाहे डरपोक कहें, पर यह मेरा भाई है और मुझे कुछ करना ही होगा। जैक भागते हुए बच्चों की ओर मुड़कर चिल्लाया, रुको, वापस आओ। बच्चे भी चौंक गए। वेट चिकन की इतनी मजबूत आवाज पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। सब के सब रुक गए और पलटकर देखने लगे। जैक ने कहा, यहां आओ, मेरे पास एक प्लान है। सब बच्चे जैक के पास लौट आए, सिवाय उस लाल बालों वाले लड़के के जो पहले ही भाग गया था। जैक ने जल्दी से जॉन को बचाने की अपनी योजना समझाई। बाकी बच्चे जैक के आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह गए और फिर सब बोले, ठीक है, यही करते हैं। पल भर में सब बच्चे लाठियां लेकर पहाड़ी की ओर उस राक्षस की तरफ दौड़ पड़े। जैक सबसे आगे था। बच्चे तेजी से उसके करीब पहुंचने लगे। वो दैत्य अब बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो बस जॉन को लेकर भाग रहा था। उसने जॉन को अपनी बाहों से उठाकर अपने मुंह में दबा लिया और पेड़ों को पकड़ पकड़ कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैक ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसका बस एक ही मकसद था, उसे कुछ भी करके अपने भाई को बचाना था। जैक को देखकर बाकी बच्चे भी और तेज भागने लगे। वो सब अब एक झुंड बनकर उस दैत्य का पीछा कर रहे थे। आखिरकार वो इतने पास पहुंचे कि जैक चिल्लाया,
अब शुरू करो। और सबने चारों तरफ से उस दैत्य पर हमला कर दिया। उसे अपनी लाठियों से पीटने लगे। जो लाठियां पहले भेड़ों को हाँकने में काम आती थी, अब उसी से राक्षस पर वार हो रहे थे। लेकिन उनका असर बहुत कम था। वो जानवर इन हमलों से परेशान भी नहीं हुआ, बस गरजता रहा। लेकिन जैक की योजना काम कर रही थी। बच्चे वार करते हुए उस दैत्य को धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ रहे थे जहां जैक चाहता था। बच्चे लगातार लाठियां चलाते रहे। हर वार के बाद वो दैत्य अपनी बाह झटकता, जोर से गरजता, लेकिन वो पलटकर हमला नहीं करता। उसका ध्यान सिर्फ जॉन पर था। धीरे धीरे जैक की योजना सफल होने लगी। वो दैत्य पहाड़ी के ऊपर उस दलदल के ठीक ऊपर था, वहीं जहां जैक ने अपनी कहानी में बताया था कि उन पत्थरों के नीचे एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है। जैक ने देखा कि अब वो ठीक उसी जगह पर है जहां वो चाहता था, तो उसने बच्चों से चिल्लाकर कहा, अब अगले हिस्से की बारी है। सभी बच्चे ऊपर की तरफ फैल गए और लाठियों से मारते हुए दैत्य को नीचे की ओर उस दलदल की तरफ धकेलने लगे। जैक ये लगातार देख रहा था कि जॉन जिंदा तो है, क्योंकि पहले वो चीख रहा था, पैर मार रहा था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर खून में लथपथ था और वो दैत्य के मुंह में ढीला पड़ा था, बिल्कुल शांत। लेकिन जैक को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस अपना भाई चाहिए था, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो। और फिर जैक आगे बढ़ा, अपनी पूरी ताकत समेटी और उस दैत्य पर जोरदार वार किया। वार इतना तेज था कि वो दैत्य लड़खड़ाया और सीधे उस दलदल में जा गिरा। जैक को इस दलदल के बारे में एक बात पता थी और इसी वजह से उसने इस पर जादुई दरवाजे वाली कहानी गढ़ी थी। कुछ हफ्ते पहले वो गलती से इसी दलदल में पैर रख चुका था और उसने देखा था कि वो बहुत गहरा था। वो किसी तरह एक पत्थर को पकड़कर बाहर निकल आया, वरना शायद उसी में डूब जाता, क्योंकि वो दलदल रेत के भंवर जैसा था। एक बार फंस गए तो उससे निकलना नामुमकिन था। और अब ज़ैवोदान के दैत्य के साथ भी यही हुआ। वो पैरों के बल उस जगह में धंस गया जहां जैक ने योजना बनाकर सबको उसे लाने को कहा था। वो दलदल का सबसे गहरा हिस्सा था। वो दैत्य दलदल में कदम रखते ही कमर तक धंस गया। उसने अपनी मोटी बालों से ढकी बाहें बाहर निकाली, निकलने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं सका क्योंकि वो फंस चुका था। घबराहट में उसने जॉन को अपने मुंह से छोड़ दिया और पलटकर जैक और बाकी बच्चों की तरफ देखा। जैक का दिल थम गया क्योंकि अब वो उस दैत्य को सामने से देख रहा था। वो कोई भेड़िए जैसा नहीं था, वो इंसान जैसा लग रहा था। उसकी इंसानी आंखें सीधे जैक की आंखों में देख रही थी और एकदम जलती हुई, गुस्से से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो समझ गया हो जैक ने उसे फंसाया है और अब वो उसे मार डालना चाहता था। जैक कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये चीज इतनी मानव जैसी कैसे दिख रही है। आखिर ये चीज है क्या? जैक अभी इसी सोच में था कि अचानक उस दैत्य ने झपटकर उसके पेट पर वार कर दिया और एक गहरा खून से भरा चीरा मार दिया। जैक पीछे गिर पड़ा, दर्द से करहा उठा, लेकिन वो इतनी दूरी पर था कि दैत्य उसे पकड़ नहीं सका। उसी अफरा तफरी में एक और बच्चा आगे दौड़ा। उसने जॉन को दलदल की सतह से पकड़कर खींच लिया और उस दैत्य से दूर कर दिया। दैत्य ने पलटकर झपटने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। कुछ ही पलों में सारे बच्चे सुरक्षित दूरी पर पहुंच चुके थे और वो दैत्य अब पूरी तरह दलदल में फंस गया था। बाकी बच्चों ने तुरंत जैक और जॉन को उठाया और गांव की तरफ भाग पड़े। पीछे से उस दैत्य की गूंजती हुई दहाड़ें सुनाई दे रही थी। वो छटपटा रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दलदल उसे निगल रहा था। जब बच्चे मिट्टी के रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा गांव के कुछ लोग हथियार लेकर उन्हीं की तरफ भाग रहे थे। पता चला वो लाल बालों वाला लड़का जो पहले भाग गया था, उसने गांव वालों को सब कुछ बता दिया था और वो सब लोग
बच्चों को बचाने आ रहे थे। जब गांव वाले पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें बताया कि वो वहीं दलदल में फंसा है। गांव वाले हथियार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़े। जैक और जॉन को गांव लाया गया। दोनों को एक घर में बिस्तर पर लिटाया गया। तब तक गांव का डॉक्टर भी वहां पहुंच चुका था। जॉन जिंदा था, लेकिन उसका बहुत सारा खून बह चुका था। उसका सर कुचला हुआ था, लेकिन फिर भी वो बच गया था। जैक का घाव भी गहरा था, लेकिन उसके अंदरूनी अंग सुरक्षित थे और वो भी बच गया। जहां तक गांव वालों की बात है, वो तेजी से दलदल तक पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक वो दैत्य गायब हो चुका था और द बीस्ट ऑफ ज़ेवोदान ने अगले 2 सालों तक लोगों को मारना जारी रखा। लेकिन 19 जून 1767 को एक शिकारी ने जंगल के बीचों बीच उस दैत्य को गोली मारकर गिरा दिया। तब तक 100 से ज्यादा लोग उस राक्षस के हाथों मारे जा चुके थे। शिकारी उसका शव घसीटकर गांव लाया। डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता सका कि वो किस प्रजाति का जीव था। वो भेड़िए जैसा दिखता था, लेकिन उसकी हड्डियां असामान्य रूप से बड़ी थीं। शरीर विकृत था और वो 4 नहीं 2 पैरों पर चलता था। आज तक कोई नहीं जान सका वो था क्या, कहां से आया और कैसे आया। हाँ, जब उसका पेट फाड़ा गया तो उसके अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े मिले। जैक उन कुछ लोगों में से एक था जो ज़ेवोदान के दैत्य से टकराकर भी जिंदा बचा था, इसलिए पूरे फ्रांस में उसका नाम फैलने लगा और बहुत ही जल्द वो वेट चिकन से एक छोटा हीरो बन गया। उसकी कहानी समुद्र पार बॉस्टन तक पहुंच गई, यहाँ तक कि उसकी कहानी किंग लुइस द 15 के कानों तक जा पहुंची। किंग लुइस द 15 इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जैक को बुलावा भेजा। जैक से मिलकर वो खुश हुए और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। आखिरकार जैक उस छोटे से गांव से निकल सका जहां वो कभी अपनापन महसूस नहीं कर पाया था। वो उत्तरी फ्रांस गया और एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लिया और वहां उसने अपना जीवन वैसे ही बिताया जैसे वो हमेशा से चाहता था, पढ़ते हुए, लिखते हुए और नई चीजें सीखते हुए। जिस तरीके से उस लड़के ने दैत्य को दलदल में फंसाया था, आप लोग भी लाइक और शेयर बटन को इसी तरह फंसा लो ताकि मैं ऐसी और कहानियां लाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।